गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 11th के जीव विज्ञान पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पुष्पीय पादपों की आकार की, और इसका ये सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले इसके भाग नंबर 1 जो कि इस विद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि पुष्पीय पादप कौन से होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पुष्पीय पादप मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक कहलाता है जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी और दूसरा कहलाता है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। क्योंकि इनमें पुष्प लगते हैं इसलिए इनको पुष्पीय पादप कहते हैं। आकार की या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसको कहेंगे? हम बाह्य आकार की बात कर रहे हैं तो बाह्य आकार की या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी केवल और केवल उसकी बाह्य संरचना होती है, उसका अध्ययन करना बाह्य आकार की कहलाते हैं। तो बाह्य आकार की से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमने ये भी पढ़ा था कि पादप में जब हम किसी छोटे पादप जैसे खरपतवार को उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद में जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो हमें कई भाग दिखाई देते हैं, जैसे मूल दिखाई देती है, तना दिखाई देता है, पर्ण दिखाई देती है, फल लगे हुए हो सकते हैं, उसके ऊपर पुष्प भी लगे हुए हो सकते हैं। तो ये पूरी संरचनाएं मिलकर के एक पादप का निर्माण करती है। तो मुख्य रूप से संरचना के आधार पर पादप को या पादप के दो भाग होते हैं, दो तंत्रों से पूरा पादप मिलता है। तो वो तंत्र कौन कौन से हुए? एक तो होता है मूल तंत्र और दूसरा होता है परोतंत्र। अब परोतंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? सामान्य तौर पर हम परोतंत्र किसको कहेंगे? सामान्य यदि लैंग्वेज में बात करें तो कि पादप का वो भाग जो जमीन से ऊपर हो वो तो कहलाता है परोतंत्र, और जो जमीन के अंदर है जो हमें उखाड़ने के बाद में दिखाई देता है वो कहलाता है इसका मूल तंत्र। इस परोतंत्र में हमने कौन कौन से घटक पढ़े थे? इसमें एक पढ़ा था कि तना या स्तंभ शाखाएं होती है। दूसरा भाग पढ़ा था हमने कि इसमें पर्ण पाई जाती है। तीसरा पढ़ा था कि इसमें पुष्प लगते हैं। चौथा पढ़ा था इसमें फल लगते हैं। और परोतंत्र में क्या होते हैं? फल के अंतर्गत बीज विकसित होते हैं। तो ये सभी घटक किसका भाग है? परोतंत्र का। और पहला तंत्र कौन सा हो? मूल तंत्र। तो मुख्य रूप से कोई भी पादप, पुष्पीय पादप की बात करें, मूल तंत्र और परोतंत्र से मिलकर बना होता है। इसके दो भाग हम उसको विभाजित कर सकते हैं। आकार की संरचना के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले मूल की बात करेंगे, रूट की बात करेंगे। मूल या रूट, हम इसको जड़ भी कह सकते हैं। ये मूल किससे विकसित होती है? तो ये हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था। मूल मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर कहाँ पाया जाता है? तो ये भ्रूणीय संरचना में होता है, जहाँ पे दो संरचनाएं पाई जाती है, एक मूलांकुर कहलाती है, एक परांकुर कहलाती है। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो वो अंकुरित होता है, और अंकुरित होने पर परांकुर क्षेत्र से परोतंत्र विकसित होता है, जबकि मूलांकुर क्षेत्र से मूल तंत्र विकसित होती है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा ये कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो सबसे पहले मूलांकुर से मूल विकसित होती है, तत्पश्चात परोतंत्र का विकास होता है। तो मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है, हमने ये पढ़ लिया था। इसके बाद में क्या देखा था कि जो ये मूल इस प्रकार की संरचना युक्त होती है, ये एक सामान्य प्रारूपिकी चित्र हो गया इसका। तो ये किस ओर वृद्धि करती है? ये जमीन की ओर वृद्धि करती है, और जमीन की ओर नीचे की ओर जा रहा है,
जमीन की ओर कोई भी वस्तु गिरती है तो कौन से बल के कारण गिरती है? एक ऐसा बल जो आकर्षण बल होता है, जो पृथ्वी के द्वारा लगता है, जमीन के द्वारा लगता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है, ऊपर की ओर नहीं जाती। हम किसी गेंद को फेंकेंगे तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद फिर वो नीचे की ओर आएगी। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हमेशा जड़ होती है, मूल होती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर या गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। इसीलिए इसको नाम देते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती संरचना। तो ये मूल का पहला भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और चूंकि प्रकाश से विपरीत की ओर जा रहा है, प्रकाश ऊपर की ओर है, इसलिए इसको नाम देते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इस मूलीय संरचना में या पादप भाग में जिसमें पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती, उसको हम मूल के नाम से संबोधित करते हैं, मूल जानते हैं। ये सामान्य आकार के लक्षण हमें कब जरूरत पड़ती है? जब आपके सामने दो पादप भाग रख दिए जाए और आपको इनके बाह्य लक्षण देख करके ये पता लगाना कि कौन सा भाग स्तंभ है, कौन सा भाग मूल है, तो उस दौरान ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारे सामने पड़ा हुआ भाग वृद्धि नहीं करता हुआ होता है, तो हम कैसे पता लगेंगे गुरुत्वाकर्षण की ओर है कि नहीं? तो अब हमारे पास में इसके अलावे कि हम पर्व और पर्व संधि के बारे में भी डिस्कस कर लें, तो यदि वो संधि युक्त है तो स्तंभ होता है, अन्यथा मूल होती है। इत्यादि प्रकार की लक्षण हम वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जब हम इस पादप भाग अथवा मूल की संरचना के बारे में देखें तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? मूल की संरचना आकार की के आधार पर किस प्रकार से होती है के बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्रारूपी की डायग्राम बनाते हैं। ये मूल की संरचना का डायग्राम। इसके अग्रभाग पर एक छोटी सी टोपी नुमा संरचना भी लगी होती है। आपने प्याज की मूल देखी होगी, बिल्कुल वाइट होती है। जिस कंद को हम किसी पानी के ऊपर रखते रहते हैं, जैसे बोतल के अंदर पानी भर दिया और पानी के इस बोतल में क्या भर दिया हमने? पानी भर दिया, और इसके ऊपर प्याज का कंद रख देते हैं। तो पानी का लेवल कहाँ तक है? इस प्याज के कंद तक है। 2-4 दिनों के बाद में अब आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि इस कंद से जो छोटी छोटी रोमेल संरचनाएं थी वो अब धीरे धीरे बड़ी होना प्रारंभ हो गई। यह आकृति होती है, बिल्कुल श्वेत रंग की संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को मूल नाम देते हैं। क्या देंगे? मूल। जब हम किसी एक मूल के अग्रभाग को लेकर के देखते हैं तो स्पष्ट रूप से इस मूल के अग्रभाग पर एक गहरे रंग की संरचना पाई जाती है। पूरी है वाइट श्वेत है, लेकिन अग्रभाग में छोटी सी ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। तो ये इस प्रकार की एक प्रारूपिक मूल की संरचना है। इससे अतिरिक्त यहाँ से कई पार्श्व मूलें भी निकली हुई हो सकती है। तो इस मूल की बाह्य संरचना में कौन कौन से भाग है? सबसे पहले इसका अग्रभाग, जो एक टोपी नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। इस संरचना को नाम देते हैं मूल गोप, रूट कैप कहेंगे इसको। अब मूल गोप क्या कार्य करता है? मूल गोप करता है इसके अग्रभाग को घर्षण से बचाना, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको टोपी नुमा संरचना के रूप में अग्रभाग पर ही उपस्थित होता है और कार्य क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो हम इस मूल का वर्णन भी साथ साथ में नोट्स टाइप रूप में लिखते जाते हैं। मूल की संरचना में भाग की बात करें तो पहला भाग ए कौन सा हुआ? मूल गोप। देखिए मूल गोप कैसी संरचना है? टोपी नुमा संरचना है। तो पॉइंट नंबर 1, टोपी नुमा
संरचना कहाँ पे स्थित होती है? शीर्षस्थ भाग पर स्थित होती है। तो मूल शीर्ष पर उपस्थित। और ये कार्य क्या करता है? शीर्ष भाग को घर्षण से बचाना, तो सुरक्षा प्रदान करना। तो मूल शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये 3 पॉइंट है, वो किसके हुए? मूल गोप के। हम इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? रूट कैप कहते हैं। मूल गोप के द्वारा जो संरचना ढकी हुई होती है, जिसकी लंबाई कुछ मिलीमीटर होती है, इस क्षेत्र को नाम देते हैं विपज्योतिक क्षेत्र। विपज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, विपज्योतक हमेशा विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह। इसीलिए इस क्षेत्र की कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के इस मूल की लंबाई में वृद्धि करता है। जब लगातार विभाजन होगा, ग्रोथ करेगा, मृदा के कणों के मध्य से होते हुए मूल आगे की ओर बढ़ेगी, तो उस समय जो घर्षण होगा, उस घर्षण से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? मूल गोप करता है। तो सेकंड नंबर का होता है विपज्योतिक क्षेत्र। तो बी पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विपज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। कौन सा भाग होता है? मूल का शीर्षस्थ भाग। मूल का शीर्षस्थ भाग क्या करता है? ये विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये लिख सकते हैं हम, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या करेगा? मूल की लंबाई में वृद्धि करना। तो ये इसका एक कार्य भी हो गया और ये कर्ता भी क्या है? वो भी हो गया। ये जो क्षेत्र नाम से स्पष्ट है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होगा? विपज्योतिक कोशिकाओं के द्वारा। इस क्षेत्र की लंबाई कितनी होगी? कुछ मिलीमीटर, कुछ mm युक्त क्षेत्र, 2 या 3 मिलीमीटर का एक क्षेत्र होता है, जो कि विपज्योतिक क्षेत्र कहलाता है। नंबर 3, इस क्षेत्र से पीछे का, यहां तक मानते हैं अपन, इस क्षेत्र को नाम देते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। नाम क्या है? इलोंगेशन जोन। दीर्घीकरण क्षेत्र क्या करेगा? जब विभाजनशील कोशिका या विपज्योतिक क्षेत्र में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और आगे विभाजन नहीं करेगी, तब उस क्षेत्र की कोशिका धीरे धीरे अपने आयतन में वृद्धि करना प्रारंभ करेगी, जिसके फलस्वरूप पुनः एक बार रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। तो अभी भी वृद्धि तो हो रही है, लेकिन विभाजन के द्वारा नहीं। विभाजन में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 बनेगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। लेकिन दीर्घीकरण क्षेत्र में होने वाली वृद्धि के कारण नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती है, बल्कि इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, उसका आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप पुनः एक बार मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। उसको नाम देते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। तो लिखेंगे हमारा तीसरा क्षेत्र
जो कि मूल से संबंधित है, इसको लिखते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। तो ये मूल का तीसरा भाग, नाम क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र। कहाँ स्थित होता है? विपज्युति क्षेत्र के पश्चात। विपज्युतक क्षेत्र के पीछे स्थित। क्या कार्य करेगा? आयतन में वृद्धि करके कोशिकाएं, इस क्षेत्र की कोशिकाएं ना, कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर मूल लंबाई की वृद्धि करता है। मूल लंबाई में वृद्धि करता है। ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में कभी भी नंबर ऑफ सेल्स नहीं बनेगी, कोशिका विभाजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे का क्षेत्र, हालांकि क्षेत्र किसका होता है? दीर्घीकरण का ही होता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे नलिकीय संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? नलिकीय संरचनाएं। इस नलिकीय संरचना को नाम देते हैं मूल रोम। तो इसको हम मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल रोम क्षेत्र। तो डी पार्ट, हालांकि ये किसका भाग है? दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे का भाग है। मूल रोम क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या उपस्थित होंगे? एक कोशिकीय कोमा। इनकी संरचना कैसी होती है? नलिका के समान होती है। तो नलिकीय मूल रोम नलिकीय एक कोशिकीय और नलिकीय मूल रोम उपस्थित है। अब मूल रोम क्या करते हैं? मूल रोम, जैसे कि हमें पता है कि रूट का, मूल का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। तो ये मूल रोम वह संरचना है जो कि इस मूल में जल अवशोषण के कार्य को संपन्न करती है। दीर्घीकरण क्षेत्र से जल अवशोषित नहीं होता, इसके पीछे वाला क्षेत्र से नहीं होता, आगे वाला क्षेत्र से नहीं होता, केवल उसी क्षेत्र से होता है जहाँ पर क्या उपस्थित है? मूल रोम उपस्थित है। तो ये क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। अब होगा क्या? जैसे जैसे विपज्युति क्षेत्र वृद्धि करेगा तो दीर्घी क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। उसी दौरान या उसी के साथ साथ ये मूल रोम है जो प्रारंभ में कैसी थी? एक नलिकीय संरचना है। ये जल का अवशोषण क्यों करती है? क्योंकि ये एक कोशिकीय संरचना है। तो ये क्या हुई? कोशिका भित्ति हुई। तो ये कोशिका भित्ति जल के प्रति पारगम्य है, इसलिए आसानी से बाह्य वातावरण से जल इस एक कोशिकीय संरचना से होते हुए जड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वन अवस्था बढ़ती है तो ये कोशिका भित्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जल अपारगम्य पदार्थ जैसे लिग्निन और सुबेरिन का जमाव धीरे धीरे होता जाता है। ये संरचना क्या होती है? हम कोशिका भित्ति की संरचना जब पढ़ेंगे तब हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अपारगम्य पदार्थ जैसे लिग्निन और सुबेरिन पदार्थों का जमा होने से कोशिका भित्ति कैसे होगी? मोटी। और मोटी होने के कारण अब ये जल के प्रति पारगम्य नहीं है, अर्थात बाह्य वातावरण में भले कितना ही जल उपस्थित हो वो इस मूल रोम में प्रवेशित नहीं होता। अब चूंकि मूल रोम का कार्य था या इसके जो उत्पन्न हुए थे क्यों हुए थे? जल के अवशोषण के लिए। क्योंकि अब ये जल का अवशोषण नहीं कर रहे हैं इसलिए ये कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाते हैं और फिर
क्योंकि पतली कोशिका भित्ति युक्त मूल रोम की आवश्यकता होती है, इसलिए नए विकसित होते हैं। और कौन से होंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र से। तो जैसे जैसे विभज्योतिक क्षेत्र बढ़ेगा, दीर्घीकरण क्षेत्र भी आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे मूल रोम क्षेत्र भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और इसके पहले उत्पन्न होने वाले मूल रोम निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय होने के बाद में या तो वो अवशेषी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, अथवा वो द्वितीयक वृद्धि होने के साथ साथ में उस मूल से धीरे धीरे पृथक होते जाते हैं। इसलिए जब हम बहुवर्षीय वृक्ष जैसे नीम की मूल को लेते हैं तो हमें मूल रोम दिखाई नहीं देते, क्योंकि मूल रोम कहाँ पे उपस्थित होते हैं? मूल क्षेत्र में, जो कि जमीन के अंदर गहराई पर उपस्थित होते हैं। और जिस भाग को हम ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो भाग कौन सा है? इस मूल रोम के क्षेत्र के पीछे का भाग। अब इस पीछे वाले भाग को क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं परिपक्व क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या हुआ कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं जितनी भी है उसमें न तो विभाजन की क्षमता है, न ही वो अपने आकार में वृद्धि कर सकती है। दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया समाप्त होगी, इसीलिए इसको नाम देते हैं परिपक्व क्षेत्र। इस परिपक्व क्षेत्र में भी मूल रोम नहीं पाए जाते। तो मूल रोम कहाँ पाए जाएंगे? मूल रोम क्षेत्र में। इन तीन क्षेत्रों के अति, कौन सा? विभज्योतिक, दीर्घीकरण और मूल रोम के अलावा मूल का जितना भी भाग है, शेष पूरा भाग है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? परिपक्व क्षेत्र कहलाएगा। तो हमारे पास में पांचवा भाग होता है, उसको नाम देते हैं परिपक्व क्षेत्र। कौन सा होगा? इसको हम स्थायी क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी इस प्रकार से मूल की बाह्य संरचना। किसी भी प्रकार के मूल, चाहे वो अपस्थानिक हो, मूसला मूल हो, या फिर जकड़ा मूल हो, एक बीज प्रतिपादक की मूल हो, द्विबीज प्रतिपादक की मूल हो, मूल शीर्ष का संगठन हमेशा इस प्रकार का ही पाया जाता है। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक आकार की भाग सेकंड के अंदर मूल की संरचना को समाप्त करते हैं। आप इस ब्लैक बोर्ड समरी की सहायता से या बोर्ड समरी की सहायता से अपने नोट्स बनाता जाइए। आज के पर्सनल नोट कीजिए, जो कि आपको होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में करना है। प्रश्न संख्या 1 लिखिए, मूल रोम क्या होते हैं, इसके कार्य लिखियो। प्रश्न संख्या 1, मूल रोम क्या होते हैं, इसके कार्य लिखो। दूसरा प्रश्न, यदि मूल शीर्ष पर मूल गोप नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न वापस सुन लीजिए। यदि मूल गोप नहीं हो तो मूल शीर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए, जो कि आपको अपने नोट्स बुक में करने हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स लिख करके ज़रूर सूचित करें। थैंक यू, नमस्कार।